वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मेस्ट्रो। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द निडल इंसर्शन व्हाइल गिविंग द लोकल एनेस्थीसिया टू द पेशेंट। किसी भी डेंटल प्रोसीजर को करने से पहले हमें सुन देना पड़ता है, तो उस सुन को देने के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस बता रही हूँ कि हम क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन बहुत टाइप की हो सकती है, जस्ट लाइक कि पेशेंट को यदि चक्कर आ गए, बेहोश हो गया, या फिर आपने लोकल एनेस्थीसिया दिया, उस दौरान पे क्या हुआ कि निडल ही टूट गई, या फिर आपने जो सुन दिया है वो सुन, वैसे तो कोई भी इफेक्ट जो है 2-2.5 घंटे रहने वाला है, क्या हुआ कि वो 4-5-6 घंटे तक नहीं उसका इफेक्ट उतरा। उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट तो परेशान हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया एकदम से, हम तो प्रॉब्लम सही कराने गए थे, प्रॉब्लम और बढ़ गई। इडीमा हो जाए, मतलब वहां सूजन हो जाए, मुंह ही ना खुले, या फिर पेन होने लगे, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है, यदि हम उस कॉम्प्लिकेशन के बारे में अवेयर हैं और उसका हमें सोल्यूशन पता है कि हमें क्या करना है, तो हम अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत किसी के सामने भी कभी भी आ सकती है, और पेशेंट को भी ये चीज समझनी चाहिए कि कोई भी डॉक्टर कोई भी चीज जानबूझकर नहीं करता। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो उनके साथ कोऑपरेट करो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करो। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उसे हम कैसे सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है सिंकोप। सिंकोप को हम फेंट फेंट होना उस नाम से भी जानते हैं। तो ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन है लोकल एनेस्थीसिया सॉल्यूशन की। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को थोड़ा चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आने लगते हैं तो बहुत बार वो स्ट्रेंज फीलिंग की बताता है, डॉक्टर मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है। तो हमें तभी समझ जाना चाहिए कि कुछ तो पेशेंट के अंदर गड़बड़ी हो रही है। या फिर एकदम से देखा आपने कि उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया, पेल पड़ गया, जिसको हम पेलर बोलते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में हमें पहले ही ये जान जाना चाहिए कि इस पेशेंट की हालत खराब हो रही है, वहीं की वहीं हमें जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वहीं रोक देना है। और हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो चेयर का बैक साइड है उसको, बैक साइड को और नीचे कर देंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि अपने पैरों को ऊपर करिए। ठीक है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं रिक्लाइनिंग पोजीशन। तो जब तक यदि पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस है तो उस कंडीशन में पेशेंट को बोलेंगे कि जोर जोर से सांसें लो, ताकि क्या है, वीनस रिटर्न जो है वो प्रॉपर हो, वहां पर कोई भी कंजेशन ना हो। और यदि पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमारे क्लिनिक पे हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर जो है अवेलेबल होना चाहिए, ताकि पेशेंट को जल्दी से हम नोज पर एंड माउथ में जल्दी से स्प्रे कर, जिससे कि ऑक्सीजन बैलेंस तुरंत मेंटेन हो जाए और पेशेंट जो है नॉर्मल हो जाए। और हम इसको थोड़ी देर के लिए पेशेंट को ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर दोबारा से चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे वो नॉर्मल है या नहीं है। जब तक वो प्रॉपरली नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक हम उस प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, भले ही हमें उसके लिए दूसरी सिटिंग लेनी पड़े, लेकिन पेशेंट को पूरा नॉर्मल होने के बाद ही उस प्रोसीजर को हम आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट आता है हमारा मसल ट्रेसमस। तो बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को हमने इंजेक्शन दिया, तब तक तो हमने थोड़ा काम कर लिया, लेकिन बाद में जब पेशेंट आया उसने बोला मेरा तो तब से मुंह ही नहीं खुल रहा। तो उस कंडीशन में हम पैनिक हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हमने तो बिल्कुल सही काम किया था। तो उस कंडीशन में हमें पैनिक नहीं होना है। उस कंडीशन में हमें पहले तो ये सोचना है कि सिर्फ ये इंजेक्शन देने की वजह से हुआ है, क्योंकि मसल ट्रिस्मस के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। चलिए ठीक है, हमने ये साइड किया कि हाँ मसल ट्रिस्मस हो गया है हमारे उसकी वजह से। तो उस कंडीशन को हमें मैनेज करना आना चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट्स देंगे, कुछ एनाल्जेसिक्स देंगे, और पेशेंट को बोलेंगे कि कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए कि माउथ ओपनिंग बढ़े, जिससे मुंह खोले बार बार। ये तो रही कि हमने मैनेज कैसे किया मसल ट्रेसमस को, लेकिन अब ये मसल ट्रेसमस को हम रोक कैसे सकते हैं, कि हम ऐसे क्या प्रिकॉशंस फॉलो करें कि मसल ट्रेसमस हो ही ना। क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम क्या करेंगे, एक तो सबसे पहली बात, जो हम लैंडमार्क्स हैं, जो हमारे एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स पढ़ाए जाते हैं, प्रॉपरली उसको फील करके तभी हम इंसर्ट करेंगे निडल को। ठीक है, मतलब जो बार बार हम ट्राई करते हैं ना, अरे हमने यहाँ दे दिया, सुन नहीं हुआ, चलो थोड़ी देर बगल में एक वहां पर इंसर्ट कर दिया, नहीं, 3 to 4 जो हम इंसर्शन कर देते हैं वो कंडीशन हमें नहीं क्रिएट करनी है। पहले एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स अच्छे से रीड करने हैं और अच्छे से फील करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम एलए इंसर्ट करेंगे। ये तो हमारा हो गया कि हमने
LHS से इंसर्ट किया और जो निडल है वो हम शार्प निडल यूज करेंगे, ब्लंट निडल बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि उस कंडीशन में भी मोस्ट कॉमनली मसल ट्रिस्मस हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेन या फिर हाइपर एस्थीसिया। इस कंडीशन में भी सेम यही कि हम पहली बात तो शार्प निडल यूज करेंगे, ब्लंट नहीं यूज करेंगे। जो शार्प निडल होती है उससे पेन कम होता है क्योंकि एक बार में इंसर्ट हो जाती है और आराम से पेशेंट करवा लेता है। और 3 to 4 पंक्चर्स नहीं करने हैं हमें, सीधे अच्छे से एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स को देखिए और उसके अकॉर्डिंग निडल इंसर्ट करनी चाहिए। तो पेशेंट को इंजेक्शन देखते ही दर्द होने लगता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले वहां पे टॉपिकल एनेस्थीसिया लगा देंगे। जो हम स्प्रे यूज करते हैं वो स्प्रे कर देंगे ताकि थोड़ा सा वहां एरिया जो है सुन्न हो जाए, फिर उसके बाद इंसर्ट करेंगे ताकि उसको पेशेंट को पेन फील ना हो। और दूसरी बात, जो सोल्यूशन है, जो हम भी एनेस्थेटिक सोल्यूशन जो भी यूज कर रहे हैं उस सोल्यूशन को स्टेराइल सोल्यूशन यूज करेंगे। बिल्कुल भी एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डिस्कार्डेड नहीं होना चाहिए और इन्फेक्टेड बिल्कुल भी नहीं, उसकी वजह से भी पेन हो जाता है। और स्लो एंड एट्रोमेटिक इंसर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर जितना ही हो, तो इस कंडीशन में पेशेंट को पेन नहीं होता। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आती है इडीमा, स्वेलिंग। तो ये किस कंडीशन में हो सकती है, वहां कोई ट्रॉमा हो गया हो, वहां कोई हेमरेज हो गया हो या कोई एलर्जी हो गई हो, तो उस कंडीशन में भी स्वेलिंग हो जाती है। यदि एलर्जी हो गई है तो हम उसको एविल देंगे, है ना। कोई भी ट्रॉमा है तो उसमें पेशेंट को हम बोलेंगे सिकाई करने को, वार्म सलाइन गार्गल्स करने को बोलेंगे जिससे कि वो रिलीफ हो जाए और पेन किलर देंगे ताकि पेशेंट को वहां पर पेन ना हो। आता है हमारा इन्फेक्शन, कि हमने कोई भी LA इंजेक्ट किया है और पेशेंट बाद में आया कि अरे मुझे तो यहाँ इन्फेक्शन हो गया, यहाँ इतनी स्वेलिंग हो गई है, प्रॉब्लम हो रही है। तो स्वेलिंग क्या होती है, मोस्ट ऑफ टाइम इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे कि हम जो भी निडल से प्रॉपर स्टेलाइज होनी चाहिए, सोल्यूशन है वो भी पूरा स्टेलाइज होना चाहिए और हम अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो भी सारे स्टेलाइज होने चाहिए। हमारे हैंड्स पूरे अच्छे से क्लीन होने चाहिए, हमने जो ग्लव्स पहन रखे हैं वो प्रॉपर स्टरलाइज्ड होने चाहिए। उसी कंडीशन में हम ये सब काम करेंगे क्योंकि पेशेंट को हम बीमारी सही कर रहे हैं, ना कि हम उसे बीमारी दे रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है ब्रोकन निडल। तो ये सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग मोस्ट एनोइंग कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि हम जब काम कर रहे हैं देखा निडल ही टूट गई। तो उस कंडीशन को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, सबसे पहले तो पेशेंट को हम धोखे में नहीं रखेंगे, पेशेंट को बताएंगे कि ऐसा ऐसा ये प्रॉब्लम हो गई, एकदम से सरप्राइजली नहीं करेंगे कुछ भी नाटक, क्योंकि इससे क्या होगा, पेशेंट क्या होता है पैनिक हो जाता है और सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। जब पेशेंट को बता देंगे तो इससे क्या होगा, पेशेंट आपको कॉपरेट करेगा, वहीं की वहीं चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो बात आती है हाउ टू अवॉइड ब्रेकेज। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम न्यू निडल्स यूज करेंगे हर पेशेंट में, किसी में भी रीयूज नहीं करेंगे और उसको ओवर स्टरलाइज नहीं करेंगे क्योंकि ओवर स्टरलाइज निडल्स लोग यूज कर लेते हैं लेकिन क्या होता है उससे वो उसकी ब्रेकेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और कभी भी वो टूटने के पूरे चांसेस होते हैं। यदि हमें फील हो रहा है कि थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस है वहां पर, जब भी हमने इंसर्ट किया देखा कि रेजिस्टेंस आ रहा है, तो हमें तुरंत वहां पर वापस डिस्कार्ड कर लेनी चाहिए निडल, क्योंकि उसके बाद निडल ब्रेकेज के पूरे पूरे चांसेस है। जब भी हम इंसर्ट कर रहे हैं तो कभी भी इंसर्ट करने के बाद डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, हमें थोड़ा सा विड्रॉ करना है और उसके बाद हम फिर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अंदर ही अंदर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उस कंडीशन में भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि निडल ब्रेक हो सकती है। आजकल तो क्या होता है कि डॉक्टर नहीं चाहते हमारे पेशेंट को पेन हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं वो फाइन गेज की निडल्स यूज करने लगे, 27 गेज 30 गेज। तो सुपर फाइन गेज की निडल्स हमें यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये भी बहुत प्रोन होती है, वो कभी भी टूट सकती हैं। और मैंने आपको बताया कि हमें जो रीयूजेबल निडल्स होती है जिनको हम रीस्टलाइज कर सकते हैं वो नहीं यूज करनी है क्योंकि वो डल हो जाती हैं और उसकी ब्रेकिंग एबिलिटीज जो होती है वो बढ़ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्पोजेबल निडल्स यूज कर सकते हैं ताकि एक पेशेंट में हमने यूज किया और उसको फिर फेंक दिया। और नेक्स्ट बात आती है कि जब भी हम इंसर्ट करते हैं निडल को तो 1/3 पार्ट जो है वो दिखना चाहिए, मतलब इतना मान के चलिए कि 1/3 पार्ट निडल का हमें दिख रहा है ताकि यदि कभी टूट भी जाती है तो आराम से हम उसको देख सकें और एसेसिबल हो, आराम से हम उसको पकड़ के निकाल सकें। तो उस कंडीशन में भी हम सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आती है हमारी प्रोलॉन्ग्ड एनेस्थीसिया।
वो किस कंडीशन में हो सकता है कि बहुत बार हमने एनेस्थीसिया सॉल्यूशन तो दिया है, लेकिन क्या हमने ज़्यादा स्टेलाइजेशन के चक्कर में थोड़ा सा वहाँ पे इथाइल अल्कोहल या फिर अल्कोहल के साथ उसमें हमने इंसर्ट कर दिया, तो उसकी वजह से भी प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया हो जाता है। या फिर दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि ड्यूरिंग इंसर्शन हमने क्या किया, न्यूरल शीथ जो है उसको हिट कर दिया, तो उसकी वजह से भी प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया हो जाता है। पर हाँ, कुछ टाइम बाद ये रिपेयर हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। हमने क्या क्या किया है, लेकिन बस उन्हें बोला कि देखो ये हो गया, तो उस कंडीशन में हमें परेशान नहीं होना। हर बार क्या होता है कि जो ब्लड वेसल हमारी ब्रेक हुई है उसकी कंडीशन में वहाँ पे ब्रूज हो जाता है और वहाँ पे कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है। कुछ टाइम में वो सही हो जाएगा, बस पेशेंट को बोलो कि पैनिक ना हो। तो लास्टली बात आती है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ अलग अटपटे से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं होता, तो फिर उसको तो हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करें। पैरालिसिस हो सकती है या फिर क्रॉस आई हो सकती है या फिर मसल वीकनेस हो सकती है, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि टेम्परेरी थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो इन सारी सिचुएशन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर ड्रॉप करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए, दोनों के लिए। क्योंकि पेशेंट बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों के ना बहुत बड़ी सीन क्रिएट कर देता है, और यदि डॉक्टर को पता है कि मुझे सिचुएशन कैसे मैनेज करनी है तो सारी प्रॉब्लम वहीं के वहीं सॉर्ट आउट होती है। ऐसा नहीं होता कि गलतियां किसी से नहीं होती, या फिर गलती बहुत बार डेंटिस्ट की नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट ही टूट गया या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो गया या कुछ हिल गया, पेशेंट ने हिला दिया, तो बात आती है कि हमें मैनेज करना आना चाहिए। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर हमें सबसे पहली बात तो अच्छे से लैंडमार्क्स हमें पढ़ने चाहिए, ताकि हमें मल्टीपल इंसर्शंस नहीं करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।